Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। लास्ट वीडियो में हमने उत्पादन से क्या आशय होता है, उत्पादन उपयोगिता सृजन की विधियाँ, उत्पादन का महत्व आदि का अध्ययन किया था। तो उत्पादन से क्या आशय था, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि मनुष्य किसी भी वस्तु का न तो निर्माण कर सकता है, न ही किसी वस्तु को नष्ट कर सकता है। वो केवल क्या कर सकता है, उपयोगिता का सृजन करता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार तो उत्पादन से आशय उपयोगिता के सृजन से है। और पुराने जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, हम सामान्य भाषा में बोलें तो उत्पादन से क्या आशय था, सामान्य बोलचाल की भाषा में उत्पादन से आशय भौतिक वस्तुओं के निर्माण से लगाया जाता है। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन का अर्थ, कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं। जो उत्पादन प्रक्रिया होती है उनमें जिन जिन किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए, या हम बोले किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वह सभी क्या कहलाते हैं, उत्पादन के साधन कहलाते हैं। उत्पादन के साधनों का अर्थ उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं से है जो उत्पादन क्रिया में सहयोग करती है। कोई भी वस्तु या सेवा जो उत्पादन क्रिया में सहयोग करती है क्या कहलाते हैं, उत्पादन के साधन कहलाते हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार जो वस्तु उत्पादन में सहायक होती है वह उत्पादन का साधन कहलाती है। एक वस्तु को उत्पादन का साधन केवल उसके अस्तित्व के आधार पर नहीं कहा जा सकता। वह उत्पादन का साधन तभी कहलाती है जबकि वह वास्तविक उत्पादन में सहायक होती है। हम जब वो उस उत्पादन प्रक्रिया में कोई साधन वास्तविक रूप में प्रयोग में आता है तो वो ही क्या कहलाता है, उत्पादन का साधन कहलाता है। इस प्रकार कोई भी वस्तु इनपुट का अंश होती है तो उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रवेश करती है और मात्रा के उत्पादन अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सहयोग देती है, तो हम उनसे क्या कहते हैं, उत्पादन का साधन। एक उत्पादन प्रक्रिया होती है, हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इनपुट करते हैं, जैसे आज रॉ मटेरियल है तो हम उन्हें क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। रॉ मटेरियल इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, मशीनों से माल बनता है, फिर आउटपुट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, फाइनल प्रोडक्शन या उत्पादन कहलाता है। तो इनपुट जो भी जितने भी इनपुट है या प्रोसेसिंग का जो भी पार्ट है, जिसमें जो भी साधन प्रयोग में आ रहे हैं, बस जो भी वस्तु या सेवा प्रयोग में आ रही है, वह सभी क्या कहलाते हैं, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधनों की विशेषताएं। उत्पादन के साधन मूल्य सृजन में सहायक होते हैं। उत्पादन के साधनों में प्राय हम बोलते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उत्पादन के 5 साधन माने गए हैं। आपका लेबर, लैंड, कैपिटल, ये तो 3 तो मेन है ही, जो पुराने अर्थशास्त्री वो 3 ही मानते, 3 मेन, लैंड, लेबर और कैपिटल, भूमि, श्रम, पूंजी। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने 2 और जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार उत्पादन के आपके 5 प्रमुख साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। अधिकांश उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में सीमित होती है। जो उत्पादन के साधन है, जो उनकी पूर्ति है अर्थव्यवस्था में, वो उनकी मांग की तुलना में क्या है, कम है। आज भूमि की भी उपलब्धता कम है, तो श्रम की भी उपलब्धता कम है, पूंजी की भी उपलब्धता, यानी जो उत्पादन के साधन है इनकी पूर्ति बाजार में इनकी मांग की तुलना में क्या है, सीमित है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के साधन अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं, भौतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के साधनों में विशिष्ट साधनों का प्रयोग सीमित होता है जबकि अविशिष्ट साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ उत्पत्ति के साधनों की विशेषताएं थी। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण। उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण में सभी अर्थशास्त्री एक मत नहीं है, इसलिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार दिए गए हैं उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। फर्स्ट है आपका प्रतिष्ठित व्यूज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। उनके अनुसार, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के 3 साधन होते हैं। जो हमारे परंपरागत अर्थशास्त्री हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार उन्होंने उत्पादन के 3 ही प्रमुख साधन माना है, भूमि, श्रम और पूंजी। कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास ये तीनों साधन उपलब्ध है तो वो किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है। केवल 3 ही साधन हमें चाहिए होते थे, भूमि, श्रम और पूंजी। उन्होंने भूमि को उत्पादन का आधारभूत साधन माना है।
क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार की वस्तु या पदार्थ का उत्पादन करना संभव नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भूमि एक निष्क्रिय साधन है, जबकि श्रम क्या है, एक सक्रिय साधन है। उत्पादन के सक्रिय यानी जो एक्टिव साधन है उसमें तो श्रम है, और जो निष्क्रिय साधन है उसमें भूमि है। इसलिए उन्होंने भूमि को प्राकृतिक साधन और श्रम को मानवीय साधन, भूमि को क्या माना है, नेचुरल रिसोर्सेज, श्रम को मानवीय साधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, और पूंजी को कृत्रिम साधन बताया है। तो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें इस तरह का कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई श्रम कौन सा साधन है, तो श्रम मानवीय साधन है, भूमि प्राकृतिक साधन है, और पूंजी क्या है, आपका एक कृत्रिम साधन है। नेक्स्ट है प्रोफेसर J.S. मिल एवं चैपमैन के विचार। उन्होंने केवल उत्पादन के दो ही साधन माने, भूमि और श्रम। प्रोफेसर J.S. मिल और चैपमैन ने उत्पादन के दो ही साधन माने हैं, भूमि एवं श्रम। इन अर्थशास्त्रियों का विचार था कि भूमि एवं श्रम उत्पादन के भौतिक साधन हैं, इन दोनों साधनों के बिना उत्पादन कार्य नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इन्होंने यह विचार रखा कि पूंजी तो भूमि एवं श्रम के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न होती है, जबकि संगठन एवं साहस तो श्रम के विशिष्ट रूप है। यानी केवल जो दो मेन साधन है वो भूमि और श्रम है, बाकी जो संगठन और साहस है वो विशिष्ट रूप है। और पूंजी को इन्होंने क्या माना है कि पूंजी भूमि एवं श्रम के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका मार्शल के विचार के अनुसार। मार्शल ने उत्पादन के 4 साधन माने हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। मार्शल के अनुसार आपको पूछा गया कि मार्शल के अनुसार उत्पादन के कितने साधन हैं, तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। तत्पश्चात मार्शल ने संगठन को 2 भागों में बांट दिया, प्रबंध एवं साहस। इस प्रकार मार्शल के अनुसार उत्पादन के कितने साधन हो गए, 5 साधन। मार्शल ने भी उत्पादन के 5 साधन बताए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। और हम अगर जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी अर्थशास्त्री के नाम से नहीं पूछा जाता है कि उत्पादन के कितने साधन हैं, तो आपको लिखना है कि उत्पादन के 5 प्रमुख साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस एवं संगठन। नेक्स्ट है आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में हमारे विक्सटेड, बैनहम, डेवनपोर्ट उत्पादन के साधन के उपयुक्त वर्गीकरण से सहमत नहीं है। उनके अनुसार उत्पादन के साधन अगणित है। कोई भी इकाई जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्य में सहायता दे, वो ही क्या बन जाता है, उत्पादन का साधन बन जाता है। इनके अनुसार कि हम उत्पादन के साधनों को किसी भी एक वर्गीकरण में वर्गीकृत नहीं कर सकते। कोई भी साधन या कोई भी इकाई जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्य में सहायता दे, वही उत्पादन का साधन है। तो उदाहरण के लिए सभी प्रकार की भूमि एक समान नहीं होती, कुछ अधिक उपजाऊ तो कुछ कम उपजाऊ होती है, कुछ भूमि के टुकड़ों की स्थिति अच्छी होती है तो कुछ की खराब। अतः विभिन्न प्रकार की भूमियों को उत्पादन का अलग अलग साधन मानना चाहिए। यही स्थिति उत्पादन के अन्य साधनों में, जो अगर हम श्रम की बात करें तो कुछ कम कुशल होंगे, कुछ अधिक कुशल होंगे। तो आधुनिक अर्थशास्त्री जो ये वर्गीकरण मार्शल द्वारा दिया गया है कि उत्पादन के 5 साधन है, या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो उत्पादन के 3 साधन माने हैं, उनसे आधुनिक अर्थशास्त्री सहमत नहीं है। उनके अनुसार इस तरह का वर्गीकरण दिया गया नवीन विचार में। प्रोफेसर वीजर ने उत्पादन को साधनों को 2 भागों में बांटा है, विशिष्ट साधन और अविशिष्ट साधन। विशिष्ट साधन का अर्थ उन साधनों से है जिनका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भूमि चावल के उत्पादन के लिए ही उपयोगी, यदि कोई भूमि है उस पर केवल चावल की खेती हो सकती है तो वो क्या है, विशिष्ट साधन हो गई। और एक ऐसी भूमि है जिस पर हम किसी भी प्रकार की फसल बो सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी, फिर अविशिष्ट साधन हो जाएगी। रेल का इंजन है वो केवल रेलगाड़ी चलाने के ही काम आता है, उससे आप अन्य साधन चलाने में उपयोग नहीं ले सकते, तो वो भी क्या हो गया, विशिष्ट। विशिष्ट साधन से यह आशय है कि वो साधन जो केवल किसी एक वस्तु के उत्पादन में ही उपयुक्त होता है। अविशिष्ट साधन का अर्थ उन सभी साधनों से होता है जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सके। जैसे भूमि, मैंने बताया कि अगर उस भूमि पे चावल, गेहूँ, गन्ना सभी फसलें उत्पन्न हो सकती है, और तो वो क्या कहलाएगा, अविशिष्ट साधन। अतः उत्पादन के तो ये अभी जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अलग विचार दिए, मार्शल ने, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, तो सभी के विचारों के अनुसार ये उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण था। लेकिन मोटे तौर पर उत्पादन के जो 5 साधन है वो ही माने गए हैं। इसमें हमारा फर्स्ट होता है भूमि, जो सबसे मेन साधन है उत्पादन का, भूमि, लैंड।
साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि से आशय जमीन की ऊपरी सतह से है, किंतु अर्थशास्त्र में इसको विस्तृत रूप में उपयोग में किया जाता है। हम भूमि में, लैंड में सिर्फ जमीन की ऊपरी सतह को भूमि मानते, लेकिन अर्थशास्त्र में प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी निःशुल्क उपहारों को सम्मिलित किया जाता है। आपको अर्थशास्त्र में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि से क्या आशय है, तो आपको ये पूरा लिखना है कि साधारण बोलचाल की भाषा में जमीन की ऊपरी सतह को भूमि माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ विस्तृत रूप में लगाया जाता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी निःशुल्क उपहारों को भूमि में सम्मिलित किया जाता है, जैसे खाने, जंगल, नदियाँ, समुद्र, सूर्य, जलवायु आदि सभी किसमें सम्मिलित है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी निःशुल्क उपहार क्या कहलाते हैं? आपके भूमि में सम्मिलित किए जाते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार। सेकंड, उत्पादन का मुख्य साधन या हम बोले सक्रिय साधन क्या है? श्रम है। श्रम से आशय उन सभी मानसिक एवं शारीरिक प्रयत्नों से है जो धनोपार्जन हेतु किए जाते हैं। श्रम का गुण तथा इसकी मात्रा कई घटकों पर निर्भर करती है कि अकुशल श्रम है या कुशल श्रमिक है, जो जनसंख्या पर निर्भर करता है कि मानवीय संसाधन कितने उपलब्ध है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, भौगोलिक वितरण, आयु, लिंग, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि पर श्रम का निर्धारण होता है या श्रम का गुण उससे निर्धारित होता है, श्रम का गुण और उसकी मात्रा। नेक्स्ट है पूंजी। पूंजी मुद्रा का वह भाग है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। यह नकद धन, कच्चा और पक्का माल जो आपके रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स से, मशीन, बीज, खाद, यातायात आदि के साधन के रूप में हो सकती है। तो ये सभी किसमें इंक्लूड होते हैं? पूंजी में। पूंजी के अंदर पूंजी मुद्रा का वह भाग है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। यह नकद धन, कच्चा और पक्का माल, यंत्र, मशीन, बीज आदि सभी किसका भाग हो गए? पूंजी का भाग हो गए। जो जितनी भी आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जितनी भी हम मशीनें लगाते हैं, तो वो मशीनें किसका उत्पादन के कौन से साधन में सम्मिलित होगी? पूंजी में। नेक्स्ट है साहस। साहस एक विशेष अनुभूति है जो नियंत्रण के कार्य को पूरा करती है। साहसी यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो साहस करता है उत्पादन करने का। यदि उत्पादन से उसे हानि होती है या लाभ होता है, तो उस हानि की जोखिम को या जो भी अन्य जोखिमें होती है, लाभ के अलावा भी जो अन्य प्रकार की जोखिमें होती है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, तो जो व्यक्ति उस को उठाने के लिए तैयार होता है उस जोखिम को, वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर, साहसी। तो साहस एक विशेष अनुभूति है जो नियंत्रण के कार्य को पूरा करती है। एक साहसी जोखिम एवं अनिश्चितताओं को स्वीकार करता है तथा बाजार के डायनेमिक नेचर को भी देखता है कि बाजार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट है संगठन। संगठन से अभिप्राय उस विशिष्ट श्रम से है जो उत्पादन के जो 3 महत्वपूर्ण साधन है, भूमि, श्रम एवं पूंजी को एकत्रित करता है, उनका निरीक्षण करता है तथा उनमें समन्वय स्थापित करता है। जब कोई हम बड़े लेवल पे उत्पादन करते हैं, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज या आप बड़े लेवल पे उत्पादन कर रहे हैं, तो हमें एक संगठन की आवश्यकता होती है जो क्या करता है? उत्पादन के जो अन्य सभी साधन होते हैं उनमें एक समन्वय स्थापित करता है, ऑर्गेनाइजेशन। कुछ अर्थशास्त्री संगठन को 3 महत्वपूर्ण कुछ अर्थशास्त्री संगठन को श्रम का अंग मानते हैं, कुछ इसको साहस के अंतर्गत, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस युग को देखते हुए संगठन को उत्पादन का एक पृथक साधन माना है। तो उत्पादन के 5 प्रमुख साधन हो गए, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस एवं संगठन। नेक्स्ट आपका हेडिंग है उत्पादन के साधनों का सापेक्षिक महत्व, कि कौन सा उत्पादन का साधन अधिक महत्व का है या इनका जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है। उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण करने के पश्चात यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उत्पादन के 5 साधनों में से कौन सा साधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तव में यह कहना कि उत्पादन का यह साधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कठिन होगा। फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भूमि एवं श्रम उत्पादन के भौतिक और आधारभूत साधन है, इसके बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है। और पूंजी, संगठन एवं साहस उत्पादन के वैकल्पिक साधन है जिनसे उत्पादन की कुशलता में वृद्धि होती है। यानी कि जो भूमि और श्रम है वो तो हमारा मेन भौतिक आधारभूत साधन है जिनके बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है, जबकि जो पूंजी, संगठन तथा साहस है उन्हें वैकल्पिक साधनों की श्रेणी में रखा गया है।
अर्थशास्त्र में भूमि में सभी प्रकृति प्रदत्त उपहारों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात जितनी भी नदियाँ, खनिज पदार्थ, जंगल, प्राकृतिक उपहार देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस देश में जो ये प्राकृतिक उपहार जितनी प्रचुर मात्रा में होंगे, उतना ही उस देश की अधिक उन्नति की संभावना है। प्रोफेसर लेविस ने कहा है कि प्राकृतिक साधन विकास का मार्ग निर्धारित करते हैं। अति विकसित देश जो हमारा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे अमेरिका, रूस, यहाँ मिलने वाले प्राकृतिक उपहारों की देन है। ये जो समृद्धि है कि वो विकसित है, वो किस वजह से है कि वहाँ पर प्राकृतिक साधन क्या है, प्रचुर मात्रा में। इसके विपरीत यदि हम अर्धविकसित देशों का विकास न होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ प्राकृतिक साधनों की या तो कमी है या प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। और प्राकृतिक साधनों के पूर्ण उपयोग के लिए क्या आवश्यक है, श्रम आवश्यक है। पर्याप्त एवं कुशल श्रम शक्ति के बिना देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण शोषण नहीं किया जा सकता। आज की औद्योगिक प्रणाली में पूंजी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने के उत्पादन करने के लिए हमें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, इसीलिए पूंजी को भी उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अतः आधुनिक युग में पूंजी का महत्व श्रम एवं भूमि से अधिक हो गया है, क्योंकि आधुनिक युग मशीनीकरण का युग है। श्रम से ज़्यादा महत्व आज मशीनों को दिया जाता है। अतः आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में जोखिम का अंश बहुत बढ़ गया है और जोखिम उठाने के लिए एंटरप्रेन्योर की आवश्यकता है। आविष्कारों द्वारा नवीन तकनीकों की खोज की जाती है, इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार साहस आर्थिक विकास के लिए आवश्यक दशाएं उत्पन्न करता है और इस पूरी जटिल अवस्था या उत्पादन के सभी साधनों को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अतः इस संबंध में टंडन ने कहा है कि हम देख चुके हैं कि श्रम पूंजी तथा कच्चे माल से स्वतः आर्थिक विकास नहीं हो सकता, इसके लिए प्रबंधकीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो उत्पादन के साधनों का महत्व विभिन्न परिस्थितियों, आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर निर्भर हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था, जो अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें पशुपालन में भूमि का महत्व अधिक था, क्योंकि मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए मुख्यतः जो प्राकृतिक वस्तुओं और शक्तियों पर ही निर्भर था। फिर जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, वैसे वैसे उत्पादन के अन्य साधनों का भी महत्व बढ़ता चला गया। तो वर्तमान समय में हम यह नहीं कह सकते कि उत्पादन के केवल यही साधन महत्वपूर्ण है या भूमि और श्रम ही उत्पादन के एक महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में उत्पत्ति के पांचों साधन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ये कहना कठिन है कि कोई एक या दो साधन अन्य साधनों से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, यह संभव है कि उत्पादन की किसी विशेष अवस्था या प्रणाली में एक या दो साधन अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने उत्पादन के साधनों का अध्ययन किया कि उत्पादन के साधनों से क्या आशय होता है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो उत्पादन के अलग अलग साधनों का वर्गीकरण किया वो हमने देखा। फिर उत्पादन के जो 5 महत्वपूर्ण साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, उसका अध्ययन किया और उत्पादन के साधनों का सापेक्षिक महत्व। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।